तो अभी इसमें आपने टोटल कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्टडी किए होंगे इन योर एंटायर करियर? आई वुड से एटलीस्ट 200-300 से ज्यादा किए होगी। हमने फंड मैनेजर से बात की है कि टीम को जानते हैं, तो काफी इन डेप्थ हमारा रिसर्च होता है मॉर्निंगस्टार। For 2026, which are like highest rated mutual fund in these kind of categories? So flexi cap, कोटक फ्लेक्सी कैप, small cap, HDFC स्मॉल कैप, mid cap, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, multi asset, ICICI मल्टी एसेट, multi cap. निप्पॉन मल्टी कैप, सैलिस राजबंस फंड। तो क्या फैक्टर्स एनालाइज करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड? और जब हमने डेटा देखा हम चकित रह गए। ऑलमोस्ट 75% ऑफ जो फ्लोज हैं क्वार्टाइल 1 फंड्स में जाते हैं ऑन अ 1 ईयर बेसिस। तो जब हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को आप मत चेस कीजिए, डेटा दिखाता है कि काफी पैसा एक्चुअली शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को चेस करते हैं। उनको सोचना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मेरा टाइम होराइजन क्या है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और मेरे को अप्रोक्सीमेटली कितना रिटर्न का नीड है, एक्सपेक्टेशन। एक रिटेल इन्वेस्टर को कौन से टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? कोर इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें से 50% आप लार्ज कैप फंड्स में डाल सकते हैं। तो बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप में भी अबाउट 30-35% और बाकी 10% आप इंटरनेशनल फंड में आप निवेश कर दीजिए। So can you give me 2-3 examples of gold rated mutual funds right now as per Morningstar? From the large cap space, there's the Aditya Birla Frontline. महेश पाटिल जी मैनेज करते हैं। I think the Mirror Emerging Blue नीलेश सुराना जी मैनेज करते हैं। और ये जो कैटेगरी है लार्ज और मिड कैप बोलते हैं। कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एक यंग इन्वेस्टर को? मुझे लगता है सबसे बड़ा तो India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. तो आप एकदम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका डेली काम मॉर्निंग स्टार में क्या होता है एंड क्या एग्जैक्टली आप करते हो? जी कुशल, तो मॉर्निंगस्टार जो एक है म्यूचुअल फंड रिसर्च कंपनी के अलावा काफ़ी और काम करती है, पर मैं म्यूचुअल फंड रेटिंग्स जो हमारी कोर जो मेरी टीम करती है उस पर फोकस करता हूँ। तो मॉर्निंगस्टार जो फंड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हाल ही में क्या होता है कि इन्वेस्टर जो देखते हैं पिछले परफॉर्मेंस को देख के निवेश करते हैं। मेरी जो टीम है वो फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस करते हैं, जैसे इक्विटी एनालिस्ट होते हैं कि कंपनी का फॉरवर्ड लुकिंग व्यू उसके स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे कहती हैं। वैसे ही हमारी टीम है जो म्यूचुअल फंड पे काफ़ी ड्यू डिलिजेंस रिसर्च करती है, समझती हैं कि कैसे फंड मैनेज किया गया है, क्या क्या उसके होल्डिंग्स थे, कैसे अक्रॉस पीरियड्स ऑफ टाइम कैसे मैनेज किया गया है, और फिर मैनेजर के साथ काफ़ी डिटेल डिस्कशन होता है अंडरस्टैंडिंग की जो उनकी इन्वेस्टमेंट टीम है, ना सिर्फ मैनेजर, उनके जो एनालिस्ट हैं, बाकी के मैनेजर्स हैं, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, फिर जो उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है कितना अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है, और वो सब रिसर्च करके वो एक फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस दे रहे हैं कि फंड आगे जाके उसका जो परफॉर्मेंस या प्योर रिलेटिव परफॉर्मेंस जो हम बोलते हैं वो अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, खराब रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो ये कोर काम है मेरी टीम का। पर हम काफ़ी और भी कुछ करते हैं, जैसे हम निवेशकों को, क्योंकि जो मॉर्निंगस्टार का कोर ईथॉस है इन्वेस्टर फर्स्ट, निवेशक सबसे पहले, तो हमारा जो भी काम होता है निवेशक के उनके साइड से होता है। तो हम काफ़ी थॉट लीडरशिप जो काफ़ी स्टडीज करते हैं जो बताते हैं, जैसे कोई बिहेवियरल बायसेस आ रहे हैं मार्केट में, या निवेशक कुछ जो बिहेवियरल मिस्टेक्स कर रहे हैं वो कैसे करेक्ट करें, और कुछ ट्रेंड रिपोर्ट्स हो कि अभी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो सब भी हम काफ़ी पब्लिश करते हैं, जो निवेशकों को या कोई भी रीडर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या वर्ल्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं और आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आपको सही कर लें। तो अभी इसमें आपने टोटल कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्टडी किए होंगे इन योर एंटायर करियर? सारी स्कीम स्टडी किए होंगे? मेरे हिसाब से जो भी प्रोमिनेंट वाले हैं, क्योंकि अभी तो हाल ही में काफ़ी नए नए भी लॉन्च हुए हैं, बट जो लेगेसी भी थे जो शायद अभी मर्ज हो गए या नहीं है, तो काफ़ी बड़े आई वुड से एटलीस्ट 200-300 से ज़्यादा किए होगी। ऑब्वियसली पूरा नंबर तो जस्टिस ने, क्योंकि अभी तो अगर का काउंट देखूं तो 1800 स्कीम्स हैं
पर काफ़ी जो प्रोमिनेंट वाले हैं, बड़ी स्कीम्स हैं, हमने फंड मैनेजर से बात की है या हम टीम को जानते हैं, तो काफ़ी इन डेप्थ हमारा रिसर्च होता है मॉर्निंगस्टार में। तो आपने 200-300 से ज़्यादा स्कीम्स स्टडी किया ना, आपने ऑलमोस्ट सारे फंड मैनेजर्स के साथ बात की है, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड अस अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि एक अगर रिटेल इन्वेस्टर है जिसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो क्या फैक्टर्स एनालाइज करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कुशल, क्योंकि अब मैं कुछ डेटा देता हूँ आपको जो हमने पढ़ा था। ये बहुत ही पावरफुल डेटा है कि जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। काफी क्या होता है, आप कोई भी जहां पे भी देख लो, परफॉर्मेंस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो कुछ 1800 स्कीम है। अगर इक्विटी के स्कीम्स को ही पकड़ो, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा तो इक्विटी में पैसा डालते हैं, 500 से ज्यादा स्कीम्स हैं और उसमें काफी थीमेटिक भी है और काफी कैटेगरीज हैं। अगर हमने एक सिंपल स्टडी किया कि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न हमने ओवर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स लिया, और उस महीने में जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स थे, जो क्वार्टाइल 1 फंड बोलते हैं, जो टॉप 25% ऑफ द फंड्स विद इन द कैटेगरी, उनमें कितना पैसा आया उस महीने में। थीसिस क्या था कि निवेशक जो हैं शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के पैसा डाल, ये हमारा थीसिस था। और जब हमने डेटा देखा, हम चकित रह गए कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ जो फ्लोज हैं क्वार्टाइल 1 फंड्स में जाते हैं ऑन अ 1 ईयर बेसिस। तो जब हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को आप मत चेज कीजिए, डेटा दिखाता है कि काफी पैसा एक्चुअली शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को चेज करते हैं। तो पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि परफॉर्मेंस जो हम बोलते हैं इज अ फंक्शन ऑफ अ गुड टीम एंड अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो ये याद रखना। मैं बात करता हूँ कि वो एक रिटेल निवेशक कैसे कुछ डेटा पॉइंट्स देख के कर सकता है, बट आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे बिल्कुल ना जाए। नाउ आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड में जरूर आप देख सकते हैं, और जैसे मॉर्निंगस्टार की खुद की रेटिंग्स हैं, जो स्टार रेटिंग्स हम पब्लिश करते हैं, वो जो बैकवर्ड लुकिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बेसिस पे होती हैं कि ये जो फंड्स हैं विद इन द कैटेगरी, ये उन्होंने अच्छा किया है वर्सेस द पेयर ग्रुप ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस। लेट्स गो बैक टू पहले निवेशक को क्या उनको सोचना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मेरा टाइम होराइजन क्या है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं और मेरे को अप्रोक्सीमेटली कितना रिटर्न का नीड है, एक्सपेक्टेशन। हाउ टू आंसर मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और उसमें 2 चीज होते हैं रिस्क। एक तो होता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क, और एक होता है एबिलिटी टू टेक। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी निवेशक आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास तो मैं बहुत रिस्क ले सकता हूँ। तो जब हम उनको पूछते हैं कि टाइम आपका कितना है, ये पैसा किसके लिए आपको जरूरी है, तो बोलते हैं मेरे को 1 साल में इन्वेस्ट करना है, पर मैं बहुत रिस्क ले सकता। ये क्लासिक केस है कि विलिंगनेस तो रिस्क लेने का बहुत ज्यादा है, पर एबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में जब हम ऐसा क्लासेस की बात करते हैं, इक्विटी हो या फिक्स्ड इनकम हो, इक्विटी हमको पता है कि लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। मैं आपको कुछ डेटा शेयर करूंगा कि ये कैसे हम देख सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म में आपने देखा है कि इक्विटीज कैन गिव यू 20%, कैन ऑल्सो गिव यू -20% और -40% इन सर्टेन। तो उनका वॉलेटिलिटी ओवर शॉर्ट टर्म इज वेरी एक्सटेंसिव। तो वो इज वन वे ऑफ एसेसिंग आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, इज द टाइम फ्रेम दैट यू हैव एंड ऑल्सो द मेंटल माइंडसेट। तो काफी, अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड रिस्क क्वेश्चनर देखेंगे, उनको पूछेंगे निवेशकों को कि आप कितना डाउन साइड वॉलेटिलिटी ले सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने बोला मैं रिस्क ले सकता हूँ, बट फंड 10% नीचे गया और वो बेचने लग गए, तो वो काफी बड़ा रेड फ्लैग हो गया कि वो रिस्क एपेटाइट उनका बहुत ही कम। तो ये थोड़ा जज करने में ये कुछ सवाल गाइडिंग लाइट होते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने बात की, अगर हम मार्केट पर देखते हैं और सबसे पॉपुलर इंडेक्स लेते हैं निफ्टी 50, 20 साल पर डेटा था और एक सिंपल सा स्टडी हमने किया कि अगर हमने मंथली टाइम सीरीज पे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखे, जैसे 1 साल का, 3 years, 5 years, 7 years, 10x, तो अगर मैंने रोलिंग रिटर्न मीन्स अगर हमने डेली रोलिंग लिया द लास्ट 20 year डे टाइम से ऑन द निफ्टी 50 फॉर अ 1 year होल्डिंग पीरियड, तो हमें ये क्या बताती थी, एवरेज रिटर्न को 14-15% था निफ्टी, अगर हमने पूरा टाइम सीरीज से एवरेज किया। पर जो डिस्पर्जन ऑफ रिटर्न्स था, द वर्स्ट
day when you invested and held for a 1 year period, the returns were -50%. मतलब कि मैं समझा लेके तो अगर आपने GFC में के पहले निवेश किया था, 20 साल का डेटा है, तो अगर GFC के पहले आपने निवेश किया था 1 साल के टाइम होराइजन से, तो आपका रिटर्न वुड बी -50% इफ यू हेल्ड फॉर ओनली 1 ईयर। तो ये पूरा टाइम सीरीज जो होता है, जो हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि एवरेज रिटर्न तो बहुत बढ़िया लग रहा है 14-15%, पर जो वर्स्ट केस या बेस्ट केस है वो काफी बड़ा रेंज है, वो 1 साल के रिटर्न पे हो। और नेगेटिव रिटर्न जो है इसमें से अगर 20 साल का टाइम, तो 33 एक तिहाई टाइम 1 साल में निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव था। अच्छा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो निवेशकों को पता होना चाहिए कि अगर आप 1 साल से होराइजन से आएंगे तो इक्विटीज आपकी तो बस की है ही, आपको निवेश करना ही नहीं चाहिए इक्विटीज में। आप फिक्स इनकम FD कर लीजिए या कोई बॉन्ड फंड में डाल दीजिएगा। तो पर अगर आप 3 साल, 5 साल, 7 साल ये डेटा देखें, तो 5 साल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न कम हो जाता है नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपने 5 साल किसी भी टाइम निवेश किया 5 साल के लिए हो गया, जैसे आप और होराइजन बढ़ाएंगे 7 साल, 10 साल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। एंड दिस इज हिस्टोरिकल डेटा। ये नहीं कि मैं ये डेटा ऐसे एस्टिमेट किया है, ये लास्ट 20 ईयर्स निफ्टी 50 का रिटर्न्स का डेटा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम बोलते हैं कि आपको अगर रिस्क लेना है और निवेश करना है, आपको राइट टाइम होराइजन इक्विटी में तो बिल्कुल होना चाहिए। और डेटा सपोर्ट्स कि ये 1 साल 3 साल का भी काम नहीं है, मिनिमम 5 साल, और अगर आप मिड और स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो 7 से 10 साल का आप पकड़ के चलिए। एक रिटेल इन्वेस्टर को कौन से टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? कैटेगरीज बहुत सारी है म्यूचुअल फंड्स की, व्हिच इज द बेस्ट फंड फॉर मी? तो ये थोड़ा न्यूआंस्ड आंसर है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो 21-22 ईयर ओल्ड है, ठीक है, यंग लड़का है जो बॉम्बे में शिफ्ट हुआ है। उसकी सैलरी है 6 लाख पर एनम, 50,000 पर मंथ कमाता है, नो टैक्स बिकॉज 6 लाख पर एनम सैलरी। अभी इसके पास है 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए, 20% ऑफ हिज सैलरी। तो आप बताओ कि इसने 10,000 रुपए कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर, की मतलब बराबर से, हाँ चलो ये अच्छा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो मैं सोचूंगा पहले तो उस निवेशक को ये डिसाइड करना चाहिए कि ठीक है, ये 10,000 मैं ऐसा डालने वाला हूं और शायद 20 साल 30 साल तक मैं टच नहीं करने वाला, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल का पैसा है। तो अगर वैसा निवेश का वो है, और तो मैं तो काफी एग्रेसिव अप्रोच ले सकते हैं। पहले तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा लिक्विडिटी अगर आपको चाहिए तो मे बी 5% फ्यू मंथ्स का एक्सपेंसेस आप लिक्विड कैश में रखो, 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, और लाइक 3 to 6 months ऑफ मंथली एक्सपेंसेस जो भी करना है आप लिक्विड कैश में रखिए। तो अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि 500 रुपया शॉर्ट से हाँ कैश में होना चाहिए, और बाकी का आप एक्चुअली काफी अग्रेसिवली फुल इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आप पूरा रेट, ये जो वेव आप राइड करने वाले हैं, अगले 5 साल 10 साल में मार्केट ऊपर नीचे गया आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एज लॉन्ग एज आपका मेंटल माइंडसेट वो है। और आई कम टू द मेंटल माइंडसेट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेंटल माइंडसेट क्यों सही होना चाहिए। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि आपके 95% इन्वेस्टमेंट से आई वुड स्टिल से लार्ज कैप शुड बी अ रीजनेबल जंप। जो कोर इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें से 50% आप लार्ज कैप फंड्स में डाल सकते हैं, बाकी के 45% आप थोड़ा सा बिटवीन मिड कैप स्मॉल कैप और थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि ये आई थिंक जो अभी भारतीयों को निवेश करने का अपॉर्चुनिटी है इन ओवरसीज मार्केट्स। काफी सालों जब मैंने निवेश करना चालू किया तभी नेशनल फंड्स डिडंट एग्जिस्ट फॉर एन इंडियन इन्वेस्टर, तो वो आपको 5% ही लेना चाहिए। तो बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप मे बी अबाउट 30-35% और बाकी 10% आप इंटरनेशनल कोई बड़ा US फंड में आप निवेश कर दीजिए। काफी अच्छा डिवर्सिफिकेशन आपको, यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो, इट्स एन एग्रेसिव पोर्टफोलियो। बट द वन थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्टैटिक एलोकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एवरी ईयर आपको रिव्यू करना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन से फंड्स ये हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक्शन लेना ही है, बट आपको यू शुड बी ऑन टॉप कि क्या हो रहा है पोर्टफोलियो में, आपका एलोकेशन कहीं ज्यादा दौड़ नहीं गया है। जैसे अगर पिछले कुछ सालों में मिड स्मॉल कैप्स काफी बड़े हैं, नॉट इन द लास्ट ईयर बट 22-23 में काफी बड़े थे, तो अगर ओवर एलोकेटेड हो गए तो थोड़ा पैसा प्रॉफिट बुक करके वापस लार्ज कैप्स में आप लगा सकते हैं।
अभी तो स्मॉल कैप में क्रैश आया है, राइट? इन द रिसेंट ईयर्स में क्रैश आया है, बट उसके पहले तो काफी सिंस कोविड काफी अच्छा रन अप आया। सो अभी आपका क्या व्यू पॉइंट है? जैसे स्मॉल कैप में अभी क्रैश आया है, तो डू यू थिंक अभी राइट टाइम है कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से एनी टाइम इज द राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ दीज, विद द सेम फिलॉसफी कि आप अगर राइट टाइम होराइजन, और मैं राइट टाइम होराइजन हर टाइम पे बहुत एम्फोसिस देता हूँ, क्योंकि अगर आप 5 साल के होराइजन से आए आज स्मॉल कैप में, फिर मैं शायद बोलूँगा कि आप निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री जैसे हम देखते हैं रिपीट करता है, और हमने देखा है काफ़ी निवेशकों, नए निवेशकों, उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखा होगा, तो 2008 की क्रैश के बाद मिड और स्मॉल कैप्स को काफ़ी साल लग गए अपने प्रीवियस पीक्स तक रिकवर करने। और ये तो जो पेशेंस है इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप्स, वो काफ़ी टाइम लग सकता है रिकवर करने में, तो इसलिए आपको एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स को होराइजन रखना चाहिए। और जो करेक्शन आ सकता है कैन बी काफ़ी बड़ा हो सकता है, जैसे हमने इवन 40-50% का कट देखा है स्मॉल और मिड कैप प्राइसेस में, इंडेक्स में, काफ़ी फंड्स में भी, और काफ़ी टाइम जैसे मैं बोला रिकवर करने में लगा। तो ये आई थिंक निवेशक को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दिमाग में रखे। और मैंने जो मेंटल माइंडसेट की बात की, वो इसी से बनता है, क्योंकि अगर आपने आज निवेश किया कि ठीक है मैं रिस्क ले सकता हूँ, 30 साल का पैसा है, पर अगर कल कुछ भी हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, अगर आप पैनिक हो गए और अपने पैसा निकाल लिए, तो आपने पूरा अपना जो एसेट एलोकेशन किया था उसका पर्पस डिफीट करते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, क्योंकि सबसे बढ़िया फंड मैनेजर को भी पता नहीं है मार्केट में कल क्या होने वाला है। वो लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं और वो डटे रहेंगे, मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, वो फंडामेंटल व्यू लेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे कि रिएक्ट करेंगे अगर कुछ बढ़त हुई या गिराव आए। कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एक यंग इन्वेस्टर को? मुझे लगता है सबसे बड़ा तो थीमेटिक और जो सेक्टर फंड्स होते हैं। और अगर आप रीसेंट डेटा देखें, 2024 में एकदम चौंकाने वाला नंबर मैंने देखा कि 1,55,000 करोड़ थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में पैसा गया। और आज के डेट पे अगर हम जो एम्फी डेटा पब्लिश करती है मंथली, थीमेटिक सेक्टर और थीमेटिक फंड सबसे बड़ा एयूएम कैटेगरी है, कुछ 5 लाख करोड़ के ऊपर एसेट्स हैं। इक्विटी का एयूएम शायद कुछ 35 लाख करोड़ है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो ये सेक्टर और थीमेटिक फंड जो होते हैं वो काफ़ी आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके रिटर्न्स काफ़ी आई पॉपिंग हो सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो सेक्टर अच्छा कर रहा है या थीम अच्छा कर रहा है, और वो पूरा मार्केटिंग स्टोरी बन जाता है कि डिफेंस हो या ये, तो पूरा वो मार्केटिंग कैन स्टोरी बन जाता है कि ये ही सेक्टर अभी आगे चल के बहुत बढ़िया करेगा। मुझे लगता है ये फंड्स उन्हीं निवेशकों के लिए अच्छा है जो फंडामेंटल रिसर्च कर पाए इन स्टॉक्स सेक्टर्स पे टाइम, क्योंकि एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड आया तो आईटी स्टॉक्स जो थे 2020 और 2021 में 50 से 70% 2 साल में ईच ईयर बढ़ी, काफ़ी बढ़िया रिटर्न आया, क्योंकि पूरा स्टोरी बना कि अभी कोविड की वजह से अभी इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आएगा, वर्क फ्रॉम होम और वो सब बेनिफिट्स हैं, तो ये स्टॉक्स काफ़ी रैली किए। वो पूरा एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो पूरा चल रहा था तभी। पर जब निवेशकों का पैसा उन्होंने डाला, उन्होंने 2020 में नहीं डाला, उसके पहले 2019 में पैसा कुछ भी नहीं था, 2021 में भी नहीं डाला, पैसा आया तो 2022 में, 2023 में। और अगर आप उस 2021 के बाद अगर आप आईटी स्टॉक्स का रिटर्न देखें तो फ्लैट या नेगेटिव या अंडर परफॉर्मिंग द ब्रॉडर मार्केट। तो जो भी पैसा आया बहुत ही बुरे टाइम पे आए। तो जो पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि जो सेक्टर का जो टाइमिंग रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एंट्री और एग्जिट ठीक से ना कर पाए, और जैसे मैंने बोला कि फंड मैनेजर भी ऐसा इतना एक्सट्रीम व्यू नहीं लेता है, वो अगर उनके फंड में डिवर्सिफाइड सबसे बढ़िया नरेन हो या प्रशांत जैन हो, जो भी बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजर, वो ग्रेडेड कॉल ले। ऐसा नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स में तभी डाल दिया, उन्होंने शायद थोड़ा 2%, 3% से बढ़ाया। तो वो जो ग्रेडेड कॉल है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है वर्सेस जो
शून्य या एक का व्यू जो आप सेक्टर फंड में ले रहे हैं, तो मुझे लगता है सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि आप एक एक्सपेक्टेशन से आए कि जैसे मैंने बोला आईटी फंड्स का जो रिटर्न्स था उन 3 सालों में कुछ 70-80% से ज़्यादा था, एब्सोल्यूट कैगर तो बहुत ही बढ़िया था। तो जो निवेशकों ने पैसा डाला उनका तो फ्लैट या नेगेटिव बना और वो पैसा फिर निकल गया उसके बाद। तो उन्होंने ना पैसा यहाँ बनाया ना दूसरे फंड्स में बना जो अच्छा थे उसके बाद। तो ये बहुत प्रॉब्लम आता है, स्पेशली जो नैरो फंड्स जो होते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर होती है, ये मुझे लगता है मोस्ट निवेशकों को अवॉइड कर। अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और वो फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM बहुत ज़्यादा है, तो डज इट मीन कि वो अच्छा फंड है और मेरे को वो फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसको ना थोड़ा सा बारीकी से डिस्कस करते हैं कि क्या है, क्योंकि एक जो बोलते हैं ना कि एक स्ट्रोक से सबको एकदम सेम कि बड़ा अच्छा है या बड़ा बुरा है, नहीं नेसेसरी। कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी हैं और शायद बुरी भी हो सकती। पहले तो अच्छी है कि उनका जो रिसोर्सेज हैं, जो हमने बोला कि जो हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट टीम बढ़िया है, तो क्योंकि अगर फंड बड़ा है तो दे कैन पोटेंशियली हैव मोर रिसोर्सेज अलाइन देम टू डू बेटर क्वालिटी फंड। दैट इज नॉट नेसेसरली कि ये जरूरी है कि है, पर इट कुड बी वन बेनिफिट दैट कम्स विद अ लार्जर फंड, कि आप यू कैन यूज मोर रिसोर्सेज टू डू फंडामेंटल रिसर्च या कुछ और फोरेंसिक एनालिसिस आप कर सकते हैं, और वो सब आपका यूनिवर्स भी काफ़ी बड़ा। जैसे अगर फ्लेक्सी कैप फंड हो, यू कैन इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में भी आप जा सकते हो। तो आप ज़्यादा रिसर्च कंपनी को रिसर्च कर सकते हो और आप पोटेंशियली बेटर आइडियाज ला सकते हो। पोटेंशियली मैं बोल रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि हर बड़ा फंड ये कर सकता है। दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स दैट आर देयर कि बड़े फंड के साथ हो, दे कैन हायर इन मोर एक्सपीरियंस मैनेजर्स और वो सब थोड़ा। बट नेगेटिव्स में क्या हो सकता है? पहले तो उनका जो हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थोड़ा कम हो जाता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? अगर आप बड़ा फंड हो, आपको स्मॉल कैप लेना है या माइक्रो कैप लेना है थोड़ा, तो अगर आप जो 1000 करोड़ के फंड के साथ एक्सपोजर ले सकते थे, आप 80,000 करोड़ के फंड के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि आप फिर कंपनी का कुछ ज़्यादा कैपिटल आप ओन कर लोगे, अब लिमिट्स ब्रीच कर लो, तो आपको थोड़ा स्मॉलर एक्सपोजर लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो हो सकती है कि अगर आप बहुत नीश स्ट्रैटेजी फॉलो कर, कुछ फंड्स हैं जो बहुत ट्रेडिंग मोमेंटम ड्रिवन, जब वो छोटे थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे, तो जैसा उनका AUM बढ़ा उनका ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होगी। जो आप 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ पे कर सकते थे, आप 80,000 करोड़ पे वैसा ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप मिड और स्मॉल कैप फोकस स्ट्रैटेजी हो, वो बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी चैलेंज हो सकता है। अगर आप बहुत बड़े हो गए तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, या आप मिड कैप से थोड़ा लार्ज कैप ले, तो आप डाइल्यूट कर रहे हो अपना प्रोपोजिशन, या आप स्मॉल कैप हो तो आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ले रहे हैं और आपका जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी था कि मैं हाई ग्रोथ कंपनीज ही अपने पोर्टफोलियो में लूंगा, बट अगर आपका फंड बढ़ गया, आप दो चीज़ कर सकते हैं। आप एक तो फंड शायद बंद कर सकते हैं, कुछ स्मॉल कैप फंड्स ने किया और वो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आप क्या करें, आप एग्जिस्टिंग निवेशकों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो कि मुझे लगता है कि इतना पैसे से ज़्यादा मैं मैनेज नहीं कर सकता जो मेरी एग्जिस्टिंग फिलॉसफी है, और मैं पैसा नहीं लूँगा, टिल आई सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकती। या आप थोड़ा डाइल्यूट करके और स्टॉक्स ले सकते हो जो आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में एग्जैक्टली फिट नहीं होते हैं, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा डिससर्विस हो रहा है टू ऑल द इन्वेस्टर्स, क्योंकि फिर आपका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी थोड़ा चेंज हो। तो ये थोड़ा जो बोलते हैं वो न्यूआंस्ड व्यू होता है कि हर बड़ा फंड अच्छा नहीं है या हर बड़ा फंड बुरा नहीं है। आपको वो उस लेंस से देखना पड़ेगा, उस फंड का स्ट्रैटेजी क्या था, कहाँ निवेश कर रहा है, और इस बड़े साइज से उसको कुछ एडवांटेजेस मिल रहे हैं और स्केल या डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ द बिग साइज। व्हेन यू इवैल्यूएट म्यूचुअल फंड्स, तो आप क्या टाइप के रेटिंग्स देते हो फंड्स को? तो हमारे 2 रेटिंग सिस्टम्स हैं, और मैं थोड़ा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि ये तो क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पहले तो जो मैं बता रहा था, जो हमारे स्टार रेटिंग्स होते हैं वो होते हैं पास्ट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द पेयर ग्रुप। तो हमारे 1 to 5 स्टार्स के रेटिंग्स होते हैं, और ये पूरा मशीन ड्रिवन है और कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। तो बेसिकली हम क्या फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में तो कोई भी फंड बढ़िया
आ सकता है और फिर वापस इट कैन गो बैक टू बॉटम द पाइप। तो जो लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है 3 साल 5 साल 10 साल जो फंड कंसिस्टेंटली कर रहे हैं विथ लोअर वॉलेटिलिटी। तो लोअर वॉलेटिलिटी का क्या मतलब कि ज्यादा रेंज ऑफ रिटर्न्स नहीं है, इट मूव्स विद इन अ छोटा सा बैंड, सो इट बिकम्स मोर प्रेडिक्टेबल। क्योंकि जैसे मैंने बोला निवेशक डे 0 पे आ सकते हैं, डे 1000 पे आ सकते हैं या 5 साल के बाद आ सकते हैं। तो ज्यादा प्रिडिक्टेबल जो फंड्स रहते हैं हर निवेशक का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर रहेगा एज अपोज टू इन्वेस्टर्स हु केम इन आउट वन पर्टिकुलर डे, बहुत अच्छा रहा, कुछ बाद में आया तो उनका बहुत खराब रहा। तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट होता है रिस्क एडजस्टमेंट, हम मॉर्निंगस्टार रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बोलते हैं, वो काफी अच्छे से कैप्चर करता है लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। और इसी हिसाब से फंड्स विद 5 stars और 4 stars आर what we call the better rated funds within the peer group। तो अगर आप लार्ज कैप फंड्स देखिए 40-50 फंड्स जो हैं पेयर ग्रुप में, टॉप 10% को ही 5 स्टार मिलेगा, नेक्स्ट कुछ 22% को 4 स्टार मिलेगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एग्जांपल्स दोगे 5 स्टार रेटिंग कौन से फंड्स हैं? तो जैसे HDFC जो भी लार्ज कैप है या मेरा एसेट लार्ज कैप, दीज आर सम ऑफ द फंड्स दैट हैव डन very well and over a long term are very well rated. Or why is this important? Because we believe that this is a signal that these funds have consistently done well, but I would very strong message that this should not be the end stoppage in terms of deciding a fund. क्योंकि ये पूरा past performance based है, risk adjusted है, but past performance based. कुछ changes आ सकते हैं, जैसे fund manager change हो गया या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ही चेंज हो गया ना, ये पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न एडजस्टेड बेसिस कभी नहीं बता पाएगा आपको। तो हम बोलते हैं कि स्टार रेटिंग जो है आप शॉर्टलिस्टिंग टूल जैसे यूज की, अगर आप निवेशक हैं और आपको देखना है कि कौन से फंड ने अच्छा किया है पास में, तो ये आप शॉर्टलिस्ट करके फिर आप थोड़ा और अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा, या आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम करके आप दे विल हेल्प यू पिक फंड्स। बट डोंट स्टॉप एट जस्ट सेइंग कि ये अच्छा 4 और 5 स्टार है, मैं बस ब्लाइंडली ले सकता हूं। क्योंकि ये भी याद रखिएगा जो हमने एसेट एलोकेशन की बात की, क्योंकि हम स्टार रेटिंग्स देंगे ऑन द पेयर ग्रुप, व्हिच मींस देयर विल बी 5 स्टार लार्ज कैप फंड्स, देयर विल बी 5 स्टार स्मॉल कैप फंड्स, देयर विल बी 5 स्टार मिड कैप फंड्स। बट दैट डज नॉट मीन कि वो जो स्मॉल कैप फंड्स 5 स्टार है हर निवेशक के लिए सही है। जैसे मैंने बोला अगर 1 साल वाला निवेशक है वो स्मॉल कैप तो कभी ले नहीं पा। तो ये थोड़ा आपको देखना है कि स्टार रेटिंग्स और थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा। जैसे हमारी दूसरी रेटिंग सिस्टम है जो मैं बता रहा था, एनालिस्ट जो काम करते हैं वो काफी विस्तार से जाके परखते हैं फंड की स्ट्रैटेजी को, फंड की स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, कि कैसे टाइप्स ऑफ होल्डिंग्स उन्होंने लिए, और जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो ऑलरेडी साथ करो कि एक्सप्लेन जी, बट हाँ, तो जो ग्रोथ स्टाइल मैनेजर्स 2018, 19, 20 में बहुत बढ़िया किया। प्रशांत जी जो थे, जो वैल्यू मैनेजर थे, उनके उस टाइम पे उनका टाइम बहुत खराब था, परफॉर्मेंस बहुत खराब था, और जैसे मैं इन्वेस्टर बिहेवियर बोल रहा था काफी पैसा निकल गया उन फंड में से। बट जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, जो हम बोलते हैं जो कंसिस्टेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करना, तो प्रशांत जी ने क्या किया, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, उन्होंने कंटिन्यू टू फॉलो दिस वैल्यू स्टाइल जो उनका स्टाइल है, नोइंग कि जब मार्केट साइकिल बदलेगा उनके फंड्स का परफॉर्मेंस वापस बढ़िया रहे। तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही उनका जो स्टाइल था, मार्केट खराब था उनके लिए, बट उन्होंने कुछ नहीं चेंज किया। क्योंकि अगर उन्होंने चेंज किया होता, और जैसे हमने 2021 के बाद देखा जो वैल्यू वापस आया, तो उनका फंड का परफॉर्मेंस वापस खराब ही रहता था। उन्होंने क्योंकि वैल्यू फॉलो करके डटे रहे इन द पुअर टाइम्स, जब मार्केट साइकिल चेंज हुआ वैल्यू के साइड पे, तो उनका परफॉर्मेंस वापस बढ़िया आया। तो वही जो है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की कंसिस्टेंसी होती है, हर मैनेजर का स्टेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वो होता है। एंड जो हमारी टीम देखना चाहती है, ये नहीं कि आप वैल्यू मैनेजर हो तो अच्छा है या ग्रोथ मैनेजर हो बुरा है, पर अगर आपने कंसिस्टेंटली वो स्टाइल फॉलो किया है कभी। जैसे कुछ मैनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम थोड़ा फ्लूइड रहते हैं अपने मैनेजमेंट में, वो दैट्स फाइन, as long as they're consistently following that process or are more momentum driven। जैसे रोहित सिंघानिया है जो DSP म्यूचुअल फंड का, उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ा
ज़्यादा फ्लूइड या मोमेंटम ड्रिवन है, बट ही इज डन दैट वेरी वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. As long as you consistently follow that, and data can show you that. अगर आप underlying portfolio के constituents को देखो, Morningstar and several others publish what is called a style box of a fund. Style box is a very simple 3x3 matrix. कोई भी निवेशक देख सकता है हमारे वेबसाइट या दूसरे वेबसाइट्स में. आपको बताता है कि पहले तो कौन से मार्केट कैप में ज़्यादा एक्सपोजर है, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, और कौन सा स्टाइल चल रहा है, ग्रोथ, वैल्यू या ब्लेंड बीच में, जो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस हमको. तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है आपको देखने के लिए. और आप कंसिस्टेंटली अगर आपको निवेश करना है तो थोड़ा तो रिसर्च करना चाहिए. आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली वो मैनेजर उसी बकेट में रहा है कि नहीं. अगर वो हुआ है, और अगर आपने शायद ये, अगर मैं HDFC का, अगर मैं रिटेल निवेशक होता और मैंने ये देखा होता 2018 में, मैं शायद रिडीम नहीं करता. आई वुड हैव हेल्ड द फंड. और जब 2021-22 में जो बहुत पैसा, बहुत रिटर्न अच्छा आया, I would have enjoyed the returns of the fund. But क्या हुआ रियलिटी? मैं अगर फ्लोस की बात कर, तो HDFC फ्लेक्सी कैप से बहुत ज़्यादा पैसा निकला 2019-20 में. और पैसा कहाँ गया? जो ग्रोथ स्टाइल मैनेजर्स थे एक्सिस के ब्लू चिप फंड में या UTI फ्लेक्सी कैप, देयर प्योर क्वालिटी ग्रोथ मैनेजर्स, क्योंकि उनका बहुत बढ़िया साइकिल चला 2018-19-20 में, बहुत पैसा उनके पास गया. बट हुआ क्या? इवेंचुअली वैल्यू वापस आया, ग्रोथ का थोड़ा बुरा टाइम चला, तो जो अच्छे फंड्स कर रहे थे अभी बुरा कर रहे हैं, और जो प्रशांत जैन के जो फंड्स थे जो वैल्यू स्टाइल के, वो अभी अच्छा कर. तो निवेशकों के साथ क्या हुआ? जो शायद फ्लेक्सी कैप में थे, अगर डटे रहते हैं तो उनका रिटर्न काफ़ी अच्छा होता, बट उन्होंने वो फंड बेच के अगर ग्रोथ स्टाइल फंड लिया तो दोनों साइड पे उनको शायद लॉस हुआ. तो ये थोड़ा जो है, अगर आप ये परख सकें, और आपको ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है. आप स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट देखिए थोड़ा. अगर आप पी रेशियोज भी देख लेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू स्टाइल फंड्स के टिपिकली जो पी रेशियोज हैं, और ये सब पब्लिश होता है ऑन पब्लिक डोमेन, वर्सेस द इंडेक्स या जो पेयर ग्रुप के हिसाब से कम रहते हैं. तो और अगर वो कंसिस्टेंटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम है, तो आपको पता है कि ये वैल्यू स्टाइल फॉलो कर. एट द सेम टाइम अगर आज की बात करूँ, अभी ग्रोथ स्टाइल मैनेजर्स को कोई पैसा नहीं दे, उनमें से पैसा निकल रहा है. मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू बताना चाहता हूँ कि पहले तो अगर कोई भी निवेशक निवेश कर रहा है तो उनको दोनों टाइप ऑफ स्टाइल्स लेना चाहिए. जब हम डिवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम डिवर्सिफिकेशन बाय ज्योग्राफी, एसेट क्लास, बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बहुत बात करते हैं, पर जो स्टाइल डिवर्सिफिकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर 2018 में मैंने एक वैल्यू स्टाइल और एक ग्रोथ स्टाइल दोनों अपने पोर्टफोलियो में अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर डाला होता, तो एक फंड एट वन पॉइंट अच्छा कर रहा होता, दूसरा मे बी नॉट सो मच. बट जब वैल्यू स्टाइल वापस आया तो वैल्यू स्टाइल अच्छा कर रहा और ग्रोथ स्टाइल नहीं कर. तो आज के दिन में अगर आप ग्रोथ स्टाइल फंड्स बेच रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मे बी इट्स द रॉन्ग टाइम टू सेल, क्योंकि मार्केट साइकिल्स आर इवेंचुअलिटी, वो होता ही है. आप जितना भी इग्नोर कर लो, 2020 में सब बोल रहे थे कि वैल्यू इज डेड, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, बट इट केम बैक स्ट्रॉन्गली. और वो ग्रोथ के इसमें भी होगा. कब होगा कोई नहीं बता सकता, बट आपको तैयार रहना. आप रन अप करने के बाद आप नहीं आ सकते और बोलते हैं मुझे ग्रोथ स्टाइल में. तो आप अगर दोनों अपने पोर्टफोलियो में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है निवेशकों के लिए कि आप जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा. और ये ग्रोथ मैट्रिक्स आप आराम से वापस ROEs या डेट टू कैपिटल रेशियो जो भी काफ़ी फैक्ट शीट्स में पब्लिश या वेबसाइट में मिलेगा आपको, फंड्स का लेवल का भी आप ये देख के आप निवेश कर सकते हैं. So सब फैक्टर्स इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग द पास्ट रोलिंग रिटर्न्स, रिस्क एडजस्टेड, प्लस आपने जो बताया इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टाइल, ये सब स्टडी करके जो फाइनल रेटिंग है वो आप स्टार्स में देते हो फंड्स को, 5 स्टार 4 स्टार. तो ये दो डिफरेंट रेटिंग सिस्टम है. एक हमारा जो स्टार रेटिंग हो which is the 1 to 5, which is purely जो historical quantity रिटर्न्स के बेस. सेकंड दूसरा जो होता है जो फॉरवर्ड लुकिंग होता है वो वी कॉल मेडलिस्ट रेट. तो मेडल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, न्यूट्रल और नेगेटिव. और जो पॉजिटिव रेटिंग्स होते हैं आर द गोल्ड, द फर्स्ट 3 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कि विद डिफरेंट लेवल ऑफ कन्विक्शन, कि हम बोल रहे हैं कि ठीक है ये फंड का वी थिंक टीम भी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी बढ़िया है, तो शायद गोल्ड रेटिंग मिल रहा है. और थोड़ा सस्ता भी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियोज, बिकॉज इवेंचुअली एक्सपेंसेस ईट इनटू रिटर्न्स. सो वो सब के हिसाब से दिस इज गोल्ड रेटेड.
it has the best probability over a long term being at least 5 years, to outperform its peer group and bench. So can you give me 2-3 examples of gold rated mutual funds right now as per Morningstar? So for example, we have from the large cap space, there's the Aditya Birla Frontline. महेश पाटिल जी मैनेज करते हैं. 20 साल से उन्होंने मैनेज किया है. बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंट महेश पाटिल जी कंसिस्टेंट टीम है. ऑब्वियसली some other team changes have happened, but टीम काफी बढ़िया है. और उनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, he is more what we call growth at reasonable price. तो उन्होंने ग्रोइंग कंपनीज लेनी है पर उनको ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दें. तो ही इज वेरी वैल्यूएशन कॉन्शियस इन दैट सेंस, बट ही इज नॉट वो डीप वैल्यू में नहीं जा रहे हैं जैसे मैं प्रशांत जैन की बात कर रहा था जो वाज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन वैल्यूएशन. और ये उन्होंने कंसिस्टेंटली ये स्ट्रेटजी अप्लाई किया है और उसके हिसाब से ये काफी वेल मैनेज्ड है. तो देयर विल बी पीरियड्स वेयर द फंड माइट बी लैगिंग क्योंकि ग्रोथ स्टाइल अच्छा कर रहा है, वैल्यू स्टाइल, बिकॉज देयर समवेयर इन द मिड. But over a long-term consistent basis, the frontline equity, which is now the Birla large cap, has done very, very good. That's one example. Another example, is I think the Mirae Emerging Blue Chip. Now, ये भी जो नीलेश सुराना जी मैनेज कर, और ये जो कैटेगरी है लार्ज और मिड कैप बोलते हैं, जो सेबी की डेफिनेशन है, मिनिमम 35% लार्ज कैप, मिनिमम 35% मिड कैप में लेना है, बाकी आप कहीं पे भी एलोकेट कर सकते हैं. ये फंड टिपिकली 50% दोनों लार्ज और मिड में मैनेज करता है. नीलेश जी अगेन वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर. इनकी जो फिलॉसफी है, ही फॉलोज अगेन काइंड ऑफ गाप मॉडल जो बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी. जो फंडामेंटल वैल्यू से स्टॉक्स आर ट्रेडिंग लिटिल बिलो की जब हम खरीद रहे हैं, देयर इज इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द स्टॉक की अगर कुछ थोड़ा फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ तो आई हैव इनफ कुशन इन द वे आई एम बाइंग द स्टॉक. और उन्होंने ये बहुत फास्टली फॉलो किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Recently, over the last 2 years, the performance had taken a little bit of a beating because there was what we call style headwind. Market wasn't in favor of this, but अभी 2025 में वापस आ रहा है. और वही मैं बताना चाहता हूँ निवेशकों कि do not focus too much on short-term performance of funds, because वो कोई भी मैनेजर हो, और मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लेता हूँ तो विराट हो या सचिन हो, थोड़ा लीड पैच तो आता ही, और यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है क्योंकि जो मार्केट होता है इट्स अननोन बीस्ट. कोई भी नहीं बता सकता कि कब ये स्टाइल चलेगा. बट आप अगर अपने स्टाइल तक डटे रहेंगे तो आपका इवेंचुअली काम करेगा. और वो जो पेशेंस है इन मैनेजर्स ने दिखा रहा है. तो मुझे लगता है ये बहुत ही वेल मैनेज स्ट्रैटेजीज हैं. एक फिक्स्ड इनकम से मैं बताना चाहता हूँ, जो मनीष बनते हैं जी ICICI से जो मैनेज करते हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजीज उनके, काफ़ी स्ट्रैटेजीज आर वेरी वेल मैनेज. जो उनका थारो अंडरलाइन रिसर्च है, काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट टीम है. ना फिक्स्ड इनकम फंड जो है काफ़ी रिटेल निवेशक भूल जाते हैं कि वो भी एलोकेशन हो सकता है अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म नीड है, अगर आपका कोई गोल है, आपको नई गाड़ी लेनी है, आपको घर खरीदना है, आपको एजुकेशन के लिए पैसा रखना है, तो फिक्स्ड जो फिक्स्ड इनकम शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, काफ़ी अदर कैटेगरीज हैं, काफ़ी बढ़िया निवेश करने के अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप पोटेंशियली बैंक FD के इंस्टेड यहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं. एंड जो वेल मैनेज्ड फंड्स का इसमें कौन सा बताया आपने? ICICI शॉर्ट ड्यूरेशन आई थिंक एक बढ़िया फंड है. Got it. आपने बताया कि एक्सपेंस रेशियो भी आप कंसिडर करते हो व्हेन यू गिव सम रेटिंग्स. तो इफ लेट्स से आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कैसे डिसाइड करना कि कौन सा बेटर है मेरे लिए? आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज ये काफ़ी कॉन्वर्सेशन आया है कि एक्सपेंस इज इट इम्पॉर्टेंट. यस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट आई वुड से कि बाकी सब अगर ठीक ठाक है फिर आप एक्सपेंस रेशियो लें, ना कि सबसे पहले आप देखिए कि सबसे सस्ता वाला फंड कौन सा है और मैं आपको खरीद दीजिए. या आपने जैसे बोला रेगुलर डायरेक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हाल ही में काफ़ी पैसा ऑब्वियसली डायरेक्ट में आ रहा है. काफ़ी जो DIY डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स हैं खुद निवेश कर रहे हैं. बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में, या शायद आपके पास टाइम नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है, अगर आप ये कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं तो शायद आप पैसा बचाने के डायरेक्ट में जाके आप थोड़ा पैसा बचा रहे हैं, बट आप एक्चुअली पोर्टफोलियो के ज़्यादा हानिकारक
decisions ले. Direct mutual funds are mutual funds where you don't have to pay the extra commission to the mutual fund distributor because you are investing directly By in a yourself. mutual fund. Correct. And regular mutual fund मतलब मेरे पास mutual fund distributor है, मैं उसको पैसा दे रहा हूँ और वो मेरे behalf में AMC को पैसा दे रहा है. तो वो आपको बता रहा है कौन से फंड, पैसा तो आपका ही जा रहा है, पर वो आपको गाइड कर रहा है कि अच्छा आपके हिसाब से ये फंड्स लेने चाहिए. तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो विल बी हायर एज कंपेयर टू डायरेक्ट. करेक्ट. और वो एक्सपेंस रेशियो बिटवीन 0.5% टू ऑलमोस्ट 70-80 बेसिस पॉइंट्स 0.7-0.8% भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंड. तो वो काफी सिग्निफिकेंट लगता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के हिसाब से वो बहुत ज्यादा हो सकता है. बट यही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर आप DIY इन्वेस्टर है, अब सोचा चलिए मैं पैसा बचाता हूँ, डायरेक्ट में जाता हूँ, बट मैंने रॉन्ग डिसीजंस ली. मैंने सेक्टर थीमेटिक फंड्स में बहुत ज़्यादा पैसा डाला या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम से स्मॉल कैप फंड में डाला पैसा और स्मॉल कैप करेक्ट हुआ. दैट विल बी मोर डेंजरस दैट एक्चुअली going paying that extra expense ratio and getting good advice for your portfolio. So ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या क्षमता नहीं है डिसाइड करने की कि कौन से फंड्स मेरे पोर्टफोलियो, मेरे रिस्क, मेरे इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के लिए सूटेबल है, आप प्लीज कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के साथ काम कीजिएगा. डोंट ट्राई टू सेव द एक्सपेंस रेशियोज एंड कम डायरेक्टली इनटू डायरेक्ट बिकॉज इट विल बी मोर डेंजरस फॉर योर पोर्टफोलियो. गेट द राइट एडवाइस एंड पे दैट एक्स्ट्रा फी. योर पोर्टफोलियो आप ज्यादा बेहतर करेगा as opposed to saving money on up fees. But yes, अगर आप में जैसे आप हो या अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जानकारी है, मेरी एक्सपर्टीज है इसमें, तो मैं खुद डायरेक्ट में कर सकता हूँ. काफ़ी निवेशक हैं जो डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि उनका व्यू काफ़ी क्लियर है कि मुझे सिर्फ लार्ज कैप फंड या शायद इंडेक्स फंड में पैसा डाल, जहाँ पे तो वो ऑलमोस्ट नो ब्रेनर हो जाता है कि मेरे को पता है कौन से ब्रॉड इंडेक्स फंड हैं और मुझे उनमें पैसा डालना है, तो वहाँ पे तो आप आराम से डायरेक्ट में कर सकते. तो ये थोड़ा न्यूआंस जो है इंपॉर्टेंट है. सो एक्सपेंस रेशियोज मैटर विद इन कैटेगरीज ऑल्सो. अगर आप रेगुलर में भी जा रहे हो, ऑल थिंग्स इक्वल, अगर दो फंड एकदम अव्वल दर्जे के हैं, उनमें अगर एक 20-30% बेसिस पॉइंट 0.2-0.3% कम है, तो शायद आपको कॉल ले सकते हैं कि ठीक है बाकी सब तो ठीक लग रहा है, मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा चीपर है, आई माइट टेक दैट कॉल. बट डोंट, वो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए. और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, और ये वापस मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, प्लीज गो टू समवन जो आपको ठीक से गाइड करेगा, जो बोलते हैं ना बिहेवियरल कोचेस, फाइनेंशियल कोचेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, जो माइंड द गैप हमने बोला, जो इन्वेस्टर कैप है, वो हम कम कैसे कर सकते हैं अगर ये डिसिप्लिन आएगा इन्वेस्टिंग में. एसेट एलोकेशन, राइट फंड सिलेक्शन, पेशेंस इन होल्डिंग ऑन टू द फंड्स, ये सब हैबिट्स इन्वेस्टर्स को इनकलकेट करनी है. और सेक्टर थीमेटिक फंड से तो ज्यादा से ज्यादा दूर ही रहे. Got it. Very very interesting conversation. I'm enjoying this so much. कितना सीखने मिल रहा है because बहुत सारे myths होते हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं होती when like we also invest in mutual funds. One thing that I wanted to touch upon was on the very very common question, and ये मेरे को पूछना था कि आपके हिसाब से, आपकी स्टडी के हिसाब से, whether one should do SIP or they should invest in lump sum. आपका डेटा क्या बोलता है? बिल्कुल. तो नाउ नॉर्मल इन्वेस्टर का सर्कमस्टेंस हम कंसिडर करते हैं कि आप सैलरीड है, ठीक है, आपको महीने की सैलरी मिल रही, उसमें तो कुछ बात ही नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आपको 1 करोड़ दिन डे 0 पे था और आप सब पैसा डालेंगे. वो भी एक एग्जाम्पल है, वो मैं बात करता हूँ. बट मोस्ट जो सैलरी लोड होते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप SIP करो, क्योंकि नाउ द डेटा माइट शो यू कि ठीक है अगर आपने लमसम किया, लमसम रिटर्न्स बेटर देन SIP, और वो तो थियोरेटिकल हो गया क्योंकि आपके पास पैसा डे 0 पे तो था ही नहीं था. आपको तो महीने का पे चेक मिल रहा है, आप उसमें से पैसा सेव कर रहे हो. और इनफैक्ट मुझे तो लगता है SIP सच ए ब्यूटीफुल, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, और ये किसी ने, ये मेरा ओरिजिनल थियोरी नहीं है, बट मैंने किसी ने बताया, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी जो मैं हर यंग निवेशक को बताना चाहता हूँ. और काश मुझे किसी ने 20 साल पहले बताया था, क्योंकि जब यंग होते हैं, पैसा कमा रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम, यू वांट टू बाय द बेस्ट थिंग्स, आईफोन खरीदना है, बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो और जब ये सब एक्सपेंसेस करके पैसा बचा, फिर आप निवेश का केस सोचते हो, और फिर शायद आप SIP का और यार थोड़ा पैसा डालोगे फंड में. पर अगर आप SIP सेट करते हो फ्रॉम डे 1,
तो आपको पता है कि आपके पेचेक, जितना भी आपका पेचेक हो, 50,000 महीने का, पर आपने 10-15,000 डिसाइड किया कि मैं SIP में डालूंगा, तो वो आप सेव करोगे ही, क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा SIP में जाने वाला है, मैं वो खर्च नहीं करूंगा। तो जो इक्वेशन जो मैं बता रहा था कि सेविंग्स, जैसे पहले के निवेशक सोच रहे, सेविंग्स इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो जितनी आमदनी है उससे आप खर्चे निकाल दिए, फिर ही आपका सेविंग जो इन्वेस्ट करे। पर अगर आपने ये इक्वेशन फ्लिप किया, आपने सोचा कि एक्सपेंसेस इज इनकम माइनस सेविंग्स, तो आपने पहले सेविंग्स डिसाइड किए आपको कितना सेव करना है, और फिर आपको पता है कितना एक्सपेंस। दैट इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ instilling financial discipline early on in life, and SIPs enables you to do that, because आपका जो माइंडसेट होता है, जैसे आपको होता है EMI तो भरने ही है, नहीं फोन लिया, गाड़ी लिया, मे बी EMI का लिया, तो आपको पता है वो तो पैसा सर्विस करना ही है। वैसे अगर आपने SIP चालू किया है 3, 5, 10 साल के लिए, आपको पता है कि अपने मंथली पेचे से आपको ये पैसा डालना ही है, रखना ही है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा। Obviously, the most important part of SIP is, जो हमने बात की, reducing the risk of market timing, वो तो है ही। So that is, I think, the most important benefit of SIP, and that's why I think SIP is a very powerful tool. Now, when it comes to the fact कि अगर आपको कोई लमसम पैसा आए, बोनस हो या मे बी आपको कोई इनहेरिटेंस मिला, you want to invest that, so 2 चीजें आपको याद रखनी। पहले तो कि आप इस पैसा कितना टाइम के लिए निवेश है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कि सबको पूछना है कि मुझे पैसे का करना क्या है, कितने टाइम के लिए मेरे को रखने का। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है तो कोई SIP करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड इनकम इज नॉट अ वॉलेटाइल एसेट क्लास। आप आज से ही यू पुट द मनी टू वर्क, आप डे 1 से पूरा पैसा डाल दो। अगर आपको सपोज 5 लाख का बोनस मिला, आपको वो पैसा डालना है। अगर शॉर्ट टर्म गोल है, मे बी आपको शादी के लिए सेव करना है, तो आप फिक्स्ड इनकम फंड में इमीडिएटली डे 1 से डाल दोगे, यू विल नॉट डू एन SIP। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है और आपको इक्विटी में सब पैसा डालना है, तो हम क्या बोलते हैं कि आप शॉर्ट टर्म SIP कीजिएगा उसमें नहीं। सो ऐसा नहीं कि आपको 5 साल के लिए SIP 5 लाख डिवाइड कीजिएगा, बट एटलीस्ट थोड़ा मार्केट टाइमिंग रिस्क कम करने के लिए 6-9 महीने का SIP कर दीजिए, शॉर्ट टर्म SIP फॉर दैट पीरियड। तो वो क्या होता है कि इट विल टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आप, क्योंकि मे बी आज के मार्केट में अगर कुछ गिराव आया, वी डोंट नो, राइट, कोई भी नहीं बता सकता, तो थोड़ा आप DS कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इट। नाउ दैट आइडियल टाइम होराइजन इज अ वेरी बिहेवियरल और माइंडसेट थिंग। आई वुड से 6-9 महीने मैक्सिमम से ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बोनस है तो आपको फिर वापस बोनस होपफुली अगले साल में मिलना चाहिए। आई थिंक इट्स अ शॉर्ट टर्म SIP just to spread out the investments, but largely because it's a long term equity, you should try to put your money to work as soon as possible. I was reading one insight and which just blew my mind. So it was a study done by you guys only. So over a 10-year period, only about 5 or 6 specific account, like 5 or 6 specific months might account for the entire outperformance of the fund. तो ये 120 महीने, और आप बोल रहे हो कि बस 5 या 6 महीने होते हैं ऑन एन एवरेज जो आउट परफॉर्मेंस के लिए फैक्टर इन करते हैं। सो इज दिस ट्रू? लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस? Yes. So पहले तो मैं बताता हूँ कि ये स्टडी क्या कर रहा था और व्हाट फाइंडिंग्स हमें क्या बताते हैं। तो स्टडी में एक बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज किया कि 10 साल का डेटा दिया, मंथली रिटर्न्स ऑफ फंड्स, बेंचमार्क और कैश इक्विवेलेंट लिक्विड फंड पकड़ते थे, और फंड को कंपेयर किया बेंचमार्क के अगेंस्ट, और बेंचमार्क जो हमारे ब्रॉड बेंचमार्क है वर्सेस कैश। ठीक है, फिर मैं पहले फंड्स की बात करता हूँ कि डेटा ने क्या बताया कि जो 120 महीने थे, और जो बढ़िया महीने जो हम बोलते हैं, जो इस डेटा ने हमें बताया, ऑन एन एवरेज अक्रॉस द फंड्स, जो फंड्स ने आउट परफॉर्म किया, पहले तो नंबर ऑफ फंड्स आउट परफॉर्मिंग, नॉट ऑल फंड्स आउट परफॉर्म द बेंचमार्क होता है 10-year पीरियड, जिन फंड्स ने, जो गिने चुने फंड्स ने आउट परफॉर्म किया, उनमें से एवरेज 5 बढ़िया महीने अकाउंटेड फॉर द एंटायर आउट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड वर्सेस द बेंचमार्क। ना वो हमें क्या बताता है कि 5 महीने आउट ऑफ 120, 4% करीब पूरा टाइम पीरियड का, और वो 5 महीने उस 10 सालों में कभी भी आ सकते हैं। अगर आप उस फंड में उन 5 महीने में आपने, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड, आपका जो रिटर्न था, जो हमने इन्वेस्टर रिटर्न की भी बात की, वुड बी लोअर देन द बेंचमार्क। So then you would better off just buying the benchmark for an index fund versus buying that active fund. That fund might have done
dramatically better than the index. This is for all the funds? या? This is तो ये एवरेज हुआ. नाउ मैं बात करता हूँ बेस्ट 10% फंड्स. हाँ. बेस्ट 10% फंड्स की भी बेस्ट महीने जो थे 10 महीने आर 120. So less than 10% of the time. So even the best of funds, और ये डेटा why is it important, right? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये टाइम पीरियड कभी भी आ सकता है, और अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंस देख के आए, वो अच्छे महीने शायद ऑलरेडी बीत चुके हैं और नेक्स्ट अच्छे महीने आने के लिए शायद बहुत टाइम लगे. पर अगर आप पेशेंटली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अच्छे महीने बीत गए, आप आए, बुरे महीने थोड़े चालू हुए, आप निकल गए और फिर वापस अच्छे महीने, तो जो निवेश का जो इन्वेस्टर रिटर्न गैप है वो इसी वजह से आता है. तो ये बहुत ही पावरफुल डेटा है कि जो हम बोलते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट. एंड द सेम स्टडी अगर हम ब्रॉड मार्केट के लिए भी देखें, विच इज फॉर द बेंचमार्क वर्सेस कैश, ना मैं कैश की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन इक्विटी, was 10 months out of 120. So still less than 120 months, right? Only 10 months accounted for the entire equity benchmark outperformance versus cash. इसका मतलब अगर आप उस 10 महीने में आप मार्केट में निवेश नहीं किया था, आप कैश में, आप एफडी में पैसा डालते तो अच्छा है. My God, this is such a crazy insight. मतलब इस पे आप ये कहना चाह रहे हो कि बस मतलब वो 5 महीने 10 महीने वही टाइम का जब सबसे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी टाइम बिल्कुल नॉट इवन लाइक beaten the benchmark. The funds have not beaten the benchmark, and the benchmark is not necessarily beaten cash. I mean, these are the, तो जैसे हम बोले कि वो ranking order में डालते हैं best months to worst months. So these are the best 5 or 10. But then from what I understand, तो आप ये बोल रहे हो कि ये जो 5-10 months है इसमें बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हुआ होगा than the benchmark, which is why their percentage CAGR is like मतलब जो भी 15% over the period of 10 years. इधर जो 5-10 महीने इसमें बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है. बिल्कुल. और वो 10 महीना आप कैसे पकड़ सकते हैं? अगर आप पहले दिन से आए और आखिरी 10 साल तक रहे, फिर ही आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो 5 साल वो बताते तो नहीं आएंगे, वो 5 महीना कभी भी आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, 2 साल बाद आ सकते हैं. और वही इम्पोर्टेंट बात है. और मैं अगर बम्बई वाले को मैं हर टाइम बताता हूँ, काफ़ी निवेशक पूछते हैं हमें कि मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, निवेश करना चाहिए कि, तो मैं बम्बई वालों को ये एग्जांपल बहुत रेजोनेट होगा कि अगर मैं दादर स्टेशन पे खड़ा हूँ ट्रेन पकड़ने की, ट्रेन में भीड़ है, मैं नहीं घुसा, अगली ट्रेन आई और भीड़ है, मैं नहीं घुसा. आप अगर ऐसे ही रुकते रहे तो आप तो अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुंचेंगे नहीं. तो वैल्यूएशन, मार्केट्स ऑलवेज वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड हो सकते हैं, बट आप अगर सिस्टमैटिकली डालते रहेंगे और आपका टाइम होराइजन ठीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डालिएगा इक्विटी मार्केट्स में. बट राइट एक्सपेक्टेशंस जो हैं, आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, राइट टाइम होराइजन रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप फिर डिसिप्लिन रहेंगे. Alright, amazing. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Kaustubh, what is one question you would like to ask him towards the end? I think, one question that I want to ask myself or ask Kaustubh Bellapurkar is that how do you communicate to investors in terms of the best behavior because it's everyone's money eventually. You're making decisions for your money, but how do you, as someone who's, as an unbiased opinion maker, try to influence investors to make the right decisions for their own money? How do you do that? And how do you maintain your unbiased opinion? Because eventually you're weighting managers and strategies which are managed by very experienced and managers. So how do you manage that independence as an entity versus your... I think that's a question that... So how do you manage that unbiased independence as an entity? So I think, one of the beautiful things at Morningstar, and this has been seeped, कि हमारा जो ethos, जो हमारा culture है कंपनी तो, जो हमारे फाउंडर थे जो मैंसियरो, जो 40 साल पहले उन्होंने कंपनी चालू, निवेशक सबसे पहले, और जो भी हम काम करते हैं इज ऑलवेज की निवेशक के हित में होना चाहिए. तो हमारा जो इंडिपेंडेंट अनबायसनेस है वो कहाँ से आता है? पहले तो जो हम जो फंड्स रेट करते हैं, कोई कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं है विद द एसेट मैनेजर. हमारे डिफरेंट जो चाइनीज वॉल्स के बिहाइंड हमारा जो दूसरा बिजनेस विद द अदर एसेट मैनेजर्स हो सकता है. माई टीम, जो हमारी टीम है, डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दैट, एंड वी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन द वे कि हम वी विल डिसाइड कि हमें कौन सा फंड रेट करना है, और
जो peer review होता है हमारे fund ratings का, तो ऐसा नहीं है कि कौस्तुभ बेलापुरकर डिसाइड कर रहा है कि अच्छा इस फंड को ये रेटिंग मिलना चाहिए। हमारी जो ग्लोबल मेथडोलॉजी है, ना सिर्फ हम इंडिया से फॉलो करते हैं, हम ग्लोबली फॉलो करते हैं, पर जो हमारे एनालिस्ट हैं वो जाके उनका काम पीयर रिव्यू होता है फ्रॉम रेटिंग लीडर्स इन एशिया एंड यूरोप, तो वो एक्चुअली उनको डिफेंड करना पड़ता है कि मुझे ये फंड, उनकी टीम अच्छी क्यों लगती है या बुरी क्यों लगती है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अच्छा क्यों लगता है, बुरा क्यों लगता है। और एकदम डेमोक्रेटिक वोटिंग प्रोसेस होता है हमारा, यहाँ पे people sitting with a lot of experience from other geographies, be it in Hong Kong, London, Paris, will share their opinions on both. So it is not a single process, a person deciding, but a democratic process deciding ki acha, these are the data points, this is what are shown us, and then we agree on that this should be the rating for a standard. It's a very democratic process and completely independent from any other business consideration. कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने कोई फंड को नेगेटिव रेटिंग दे दी एंड देन दे रिक्वेस्टेड कि ऐसा मत करो, चेंज करो, एंड देन यू वर लाइक कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, ऐसा कभी होता है? बिल्कुल, we've had many instances where managers have not liked what we've written about them. I won't take names, Yeah, of course, yeah. but very senior fund managers and we've written not so nice things about the investment process because we felt that maybe वो बहुत बढ़िया मैनेजर थे, बट उनके आगे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट वैसे वन मैन शो था कि वो सब he or she was the investment process and the manager, और वो नहीं रहते तो पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता। तो उनको वो बात शायद थोड़ी अच्छी नहीं लगी। वी लाइक टू कॉल, जैसे बोलते हैं कि कॉल अ स्पेड जो है वो है। तो हमें काफ़ी one of my analysts wrote that कि ये टीम में थोड़ी कमियां थे, क्योंकि वन टीम एनालिस्ट है, प्रोसेस बहुत ही मैनेजर सेंट्रिक है, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस नहीं है। क्योंकि अगर कल मैनेजर छोड़ के गया या कुछ भी हो गया तो आगे कौन आएगा, कैसे मैनेज करेंगे, और वही बात हुई इवेंचुअली। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, बट प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज जब वो छोड़ के गए, वो मैं फंड का थोड़ा नहीं, काफी परफॉर्मेंस खराब हो गया, क्योंकि वो ही उस हिसाब से रन कर पा रहे थे और कोई नहीं कर पाए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच कौस्तुभ फॉर डूइंग दिस। आपसे बहुत मजा आया बात करके, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आपने इतने ओपनली सब कुछ शेयर किया, आप कैंडिड, लाइक वेरी फ्रैंक, एंड यू नेम्ड ऑल द फंड्स, एंड आपने एग्जांपल्स भी दिए काफी अच्छे, बहुत अच्छे से समझ आया। एंड वी टच्ड अपॉन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करते हैं हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग वर्क, एंड कीप अप द फिनोमिनल रिसर्च दैट यू गाइज डू, एंड ऑफ कोर्स विश यू द बेस्ट। थैंक यू कुशल, आई थिंक बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करने के लिए, एंड होपफुली मैसेज टू ऑल द लिसनर्स कि कीप इट सिंपल, डिसिप्लिन रहिएगा, लॉन्ग टर्म फोकस, और आपको इंडियन मार्केट्स में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ सकते। Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.